चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक हो चुका था यूनिट एंड मेज़रमेंट चल रहा था, जो पूरा नाम था यूनिट डायमेंशन एंड मेज़रमेंट। हम टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे। तो कल मैंने यूनिट के बारे में बताया कि भाई दो तरीके की यूनिट होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट, क्वांटिटी के बारे में बात करा, सॉरी यूनिट नहीं। तो दो तरीके की क्वांटिटी होती है, मैंने कल बताया था। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी बताई मैंने आपको, डिराइव्ड क्वांटिटी बताई, देन उसके बाद ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, और उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो अभी बहुत सारी हम लोग फंडामेंटल यूनिट तो देख चुके हैं हमने। कल मैंने बताया था कि जो फाइनली हमारा जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है वो एसआई सिस्टम चल रहा है, और एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई गई हैं, जिसमें कल मैंने आपको सारी क्वांटिटीज़ बता दी थी। अभी दोबारा आएंगी तो दोबारा बता दूंगा। और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट भी कल के लेक्चर में हमने आपको बताई थी कि भाई जैसे लेंथ है, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, मीटर। बोलो, याद आया? ऐसे मास है, तो मास की फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, और टाइम की फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड। तो दो चीज़ें यहाँ समझने लायक है कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, सॉरी फंडामेंटल यूनिट। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी जो थी वो थी डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल एरिया। तो एरिया जो है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उसकी जो यूनिट होगी वो लेंथ को भी मीटर में नापेंगे और ब्रेड्थ को भी मीटर में नापेंगे, तो इसकी जो यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर, दैट इज ए डिराइव्ड यूनिट। तो ये कहलाएगी आपकी डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो हमने क्या क्या सीख लिया इस चैप्टर के नाम में, जो चैप्टर का नाम है इसका है ना, क्या क्या है, यूनिट अब एंड मेजरमेंट। अब इसमें एक चीज़ और है, डायमेंशन। अब थोड़ी देर में हम डायमेंशन पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन का वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने आज तक जाना नहीं है, आपने आज तक पढ़ा नहीं है कि डायमेंशन क्या होता है, बट अभी आप कुछ समय में सीख जाओगे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का मतलब ये होता है, डायमेंशन का मतलब ये होता है फिजिक्स में कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना शेयर है, ये चीज़ होती है डायमेंशन। यू कैन से इट इज सिंपली पावर शेयर, पावर शेयर। अब मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं लिखूंगा मास। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो अगर मैं इसे लिखूं इस तरीके से कुछ सिंबॉलिकल फॉर्म में, मैं कहूं मास MLT, तो मैं कहूं मास किलोग्राम, मतलब इसमें मास का 1 शेयर है, लेंथ का कोई शेयर नहीं है, और टाइम का कोई शेयर नहीं है। तो ये जो कहलाता है, यहाँ पर मास की डायमेंशन है 1, लेंथ की डायमेंशन है 0, और टाइम की डायमेंशन है 0। अगर मैं कहूँ एरिया, तो एरिया किस में नापा जाता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यदि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर मास का कोई शेयर नहीं है, मतलब m की पावर 0, लेंथ की यहाँ पर 2 पावर है, और टाइम की यहाँ पर 0 पावर है। तो ये जो चीज़ दिख रही है, यहाँ जो पावर लगी है, इन पावर्स को बोलते हैं हम डायमेंशन। इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में को जब आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हो, तो उस समय जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आती है उसको बोलते हैं डायमेंशन। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं यार स्पीड की, स्पीड इक्वल टू होता है यार डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस में नापती है दुनिया, अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं तो डिस्टेंस मीटर और टाइम होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको अब शो करूं मीटर पर सेकेंड को, तो मीटर m, मास तो कहीं है ही नहीं है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर कितना 1, अपॉन में टाइम की पावर 1। तो ये क्या बनेगा मोर एग्जैक्टली m0 l की पावर 1 और टाइम की पावर -1। अब मैं बोलूँगा कि स्पीड में मास की डायमेंशन क्या है, स्पीड के फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ मास क्या है, पर ये बताओ स्पीड के फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ मास क्या है, 0। वेरी गुड बेटा, क्योंकि मास की पावर 0 है तो डायमेंशन ऑफ मास 0। अगर मैं बोलूँ स्पीड के फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है,
वन। 1। और स्पीड के फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है? -1। -1, एग्जैक्टली। तो ये जो पावर होती हैं, ये मास, लेंथ और टाइम क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना शेयर है, कितना पावर शेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली डायमेंशन। ओके। फिर एक चीज़ और बताऊँ, ये क्या है भाई? ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो दिख रहा ना आपको राइट साइड में m0 L1 t की पावर -1, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे आपको किसी क्वांटिटी का लिखना है, सपोज मास का लिखना है, तो ऐसा लिखो मास, और यहाँ करो ये ऐसा, ओके, और m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0, ऐसे लिखा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और इक्वल लगने के बाद एक कंप्लीट इक्वेशन बनता है, तो इसे बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ये डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ जी, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि वॉल्यूम इक्वल टू मास है ही नहीं है, लेंथ की पावर 3 होता है और टाइम भी होता है 0, है ना, और इसको बॉक्स लगा के शो किया जाता है डायमेंशन को, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो आंसर क्या हुआ? मीटर का क्यूब। मतलब इसमें केवल लेंथ के 3 शेयर होते हैं, है ना, और ना मास का कोई शेयर होता है ना टाइम का। सो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ m0 l की पावर 3 t की पावर 0। तो ये आपका जो है ये डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा, ये कहलाएगा आपका डायमेंशनल इक्वेशन। जब इक्वल रहेगा, अगर इक्वल कंटेन करेगा तो डायमेंशनल इक्वेशन रहेगा, और केवल ब्लॉक लगा के लिखा हुआ है तो दैट टाइम यू से इट डायमेंशनल फार्मूला, तो उस समय आप इसको डायमेंशनल फार्मूला कहोगे। सो आई होप यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, चैप्टर आगे बढ़ाते हैं भाई। ओके, सो थ्योरी पोर्शन पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर डायमेंशंस। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, व्हाट आर डायमेंशंस। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर डायमेंशंस। डायमेंशंस, भाई डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस का लोग पहले मतलब फिजिक्स में दिशाओं से लेते रहे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आपने सुना होगा ना वर्ड 3D, तो 3D लोग मतलब उसका दिशाओं से लेते थे, बट यहाँ पर डायमेंशन का मतलब दिशाओं से नहीं है। यहाँ पर डायमेंशन का मतलब क्या है? पढ़ो परी, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। The dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent that quantity. Exactly. फंडामेंटल क्वांटिटी जितने पावर से रेज की जाती है, तो उस पावर को उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा था कि अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन जो होगा v इज इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। तो अगर आप बोलोगे वॉल्यूम में मास की डायमेंशन कितनी है 0, वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है 3, और वॉल्यूम में टाइम की डायमेंशन कितनी है 0, तो नोट कर लीजिए इसको। सो दिस इज द डायमेंशन। डन? यस सर। हाँ, नोट कर लेना। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल और यू कैन से द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। बेस क्वांटिटी पर चढ़ाई गई पावर को ही आपको जो है डायमेंशन बोलोगे। ओके, चलिए, ये डायमेंशन हो गई। अब कुछ क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायमेंशन नहीं होती है, कुछ क्वांटिटी हैं फिजिक्स में जिनमें डायमेंशन नहीं होती है। ओके, है ना। तो एक है डायमेंशनल कांस्टेंट और एक है, अब पहले हम टाइप ऑफ क्वांटिटी की बात कर लें कि टाइप ऑफ क्वांटिटी फिजिक्स में, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लें एक तरीके से, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। चलो आते हैं, लिखिए कॉपी में बनाइए।
टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक होती हैं कि जिनकी यूनिट होती है, या एक होती हैं विद डायमेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है, सो दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशन, और दूसरी है विदाउट डायमेंशन। डायमेंशन, विदाउट डायमेंशन, ठीक है ना, विदाउट डायमेंशन। अब दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी देख लीजिए यहाँ पे फिजिक्स में, एक क्वांटिटी विद डायमेंशन और एक क्वांटिटी विदाउट डायमेंशन। अरे यार लाइट गोल हो गई। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अक्षत क्लियर दिख रही स्क्रीन? सर स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं है अभी। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, ओके। अब ठीक है? यस सर। चलो, तो मैं कह रहा था कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक है विद डायमेंशन, एक विदाउट डायमेंशन। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि कुछ क्वांटिटी है कि कुछ क्वांटिटी है, जैसे सिंपल बात कर लूँ मैं स्पीड की, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है यार डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को किस में नापोगे? मीटर में, और टाइम को किस में नापोगे? सेकंड में। तो यदि इसकी मैं डायमेंशन लिख लूँ स्पीड की, तो स्पीड का अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो ये बनेगा m कुछ नहीं है, ऊपर है मीटर, मीटर लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। तो यहाँ पे डायमेंशन है। मगर यदि मैं बात करूँ एंगल, तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को किस में नापते हो? सेंटीमीटर में। रेडियस को भी किस में नापते हो? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसकी डायमेंशन कितनी आई? m0 l0 t0, मतलब इसकी डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन है वो होती हैं डायमेंशनल क्वांटिटीज़, और जिनकी डायमेंशन नहीं है उनको हम बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। ठीक है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। ठीक है ना। अब डायमेंशन ये हो गया, नोट कर लो, इसको बना लो, पहले बना लीजिए। सर डिग्री जो यूनिट होती है वो तो किसी डायमेंशन, उसकी खुद की भी तो कोई डायमेंशन होती होगी, रेडियन की। नहीं, रेडियन का फॉर्मूला बना किससे है? आर्क अपॉन रेडियस से बना है ना। यस सर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, तो नो डायमेंशन। समझ गए ना? यस सर। और सर डिग्री आर्क अपॉन रेडियस इसी साल पढ़ोगे आप। डिग्री जो है वो रेडियन को ही बदलने का तरीका है ना, वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दोनों एंगल के एक तरीके हैं, मतलब एक तरीके से जैसे कि तुम अपनी एक भाषा में खाने को तुम कह दो और दूसरी भाषा में पानी को तुम वाटर कह दो और बंगाली में जल कह दो, ऐसे कुछ। तो दोनों सिस्टम बोलने का अलग अलग है, बट दोनों की फीलिंग एक ही है, दोनों डायमेंशन लेस ही हैं। यस सर। एक बात यस सर, नोट कर लो ये।
लिख लिया? यस सर। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। अब लिखो, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी फिजिक्स में दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक है कांस्टेंट विद डायमेंशन, कांस्टेंट विद डायमेंशन, और दूसरा कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन। अच्छा याद रखना, जिनके पास डायमेंशन है उनके पास, जैसे जिनके पास डायमेंशन है उनके पास यूनिट तो पक्का होगी, मगर जिनके पास डायमेंशन नहीं है उनके पास भी यूनिट होगी। जैसे एंगल के पास डायमेंशन तो नहीं है, मगर इसकी यूनिट फिजिक्स ने जानबूझ के दी है, रेडियन। रेडियन, ठीक है ना। तो अब हम दो तरीके के कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट विद डायमेंशन और दूसरा है कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन। डायमेंशन समझ गए ना, कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन। अब कांस्टेंट विद डायमेंशन और कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल V इक्वल्स टू आर आई का नाम आपने सुना है, ओम्स लॉ, है ना, बोलो। यस सर। ओके, सो R इक्वल्स टू कितना हो गया, V अपॉन आई। R मतलब वोल्ट पर एम्पियर। तो ये देखो, ये कांस्टेंट तो है मगर इसकी डायमेंशन भी है, क्योंकि यूनिट आ रही तो डायमेंशन तो 100% होगी बच्चों, क्योंकि यूनिट एग्जिस्ट कर रही तो डायमेंशन तो होगी। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट विद डायमेंशन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, बट अब यहाँ पे देख लो, म्यू आपने सबने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, क्लास 10th में पढ़ा है। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब स्पीड ऊपर वाली भी मीटर पर सेकेंड में आएगी, नीचे वाली भी मीटर पर सेकेंड में आएगी, दोनों स्पीड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, साथ ही साथ कोई यूनिट भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा आपने कांस्टेंट विद डायमेंशन और ये है कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन। तो इसकी ये जो म्यू है आपके पास, ना तो इसकी कोई डायमेंशन है और ना तो इसकी कोई यूनिट है, ये एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो है, ये रेशियो होता है। समझ गए ना? Yes. तो कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन में अपने पास ये आता है म्यू, ये सिंपल रेशियो है, ठीक है। यस सर। कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन में एंगल भी आता है, क्योंकि एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये डायमेंशन लेस तो है मगर यूनिट लेस नहीं है, क्योंकि इसको यदि देखा जाए डायमेंशन के हिसाब से तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई डायमेंशन इसकी नहीं आएगी। अगर आप एंगल की कोई डायमेंशन निकालेंगे तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, मगर इसकी यूनिट है, क्योंकि इसके लिए अलग से CBSE ने यूनिट प्रिस्क्राइब करी है, रेडियन। तो इसकी यूनिट है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो एक ही केस है ऐसा। बाकी जितने भी आपके पास कांस्टेंट आएंगे, जितने भी आपके पास डायमेंशन विदाउट डायमेंशन या डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएंगे, वो सब के सब जो होंगे वो क्या होंगे, वो रेशियो होंगे, रेशियो। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, ये एक कांस्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऊपर भी आएगा और किलोग्राम पर मीटर क्यूब नीचे भी आएगा, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये जो कांस्टेंट है इसके पास ना तो डायमेंशन है और ना तो यूनिट है, ना तो इसके पास डायमेंशन है और ना तो इसके पास यूनिट है। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन है कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके सामने फिजिक्स में बच्चों डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज में बता रहा हूँ, ये डायमेंशन लेस है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो नोट कर लीजिए, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, ज़्यादातर जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर SI सिस्टम ने उनका साथ न दिया हो तो वो सब की सब मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो यूनिट लेस है, क्योंकि जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसकी यूनिट भी नहीं होगी। तो ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज एक बार पढ़ दो परी। Dimensionless physical quantities: angle, solid angle, relative density, specific gravity, strain, Poisson's ratio,
Reynolds number, all trigonometric ratios, refracting index, mechanical efficiency, relative permittivity, dielectric constant, relative permeability, electric susceptibility और मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अभी इतने सारे नए नाम हैं, आपने शायद पहली बार आपने ये नए नाम सुने होंगे, इसके पहले कई सारे नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो ये मैं बता देता हूँ ये है क्या बच्चों, ये जितने हम लोग नए नए चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये जैसे आपने पहली बार सुना था ओम, पहली बार आपने कभी ना कभी सुना था रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, या कुछ ना कुछ सुना कि आपने पहली बार सुना होगा कि ये मतलब रेजिस्टेंस भी कुछ होता है। तो ऐसे ही ये हर चैप्टर में आने वाली यूनिट्स दी गई हैं, क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो डायमेंशन लेस हैं, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, बोलो क्लियर हो गया? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना बाद में। सर ये नोट्स में भी है ना? हाँ, ये नोट्स ये वाले मैं अलग से दूंगा, इसमें मिल जाएगा आपको। हाँ अच्छा सर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली क्या होता है, तूने पूछ लिया बेटा, जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 या 12 पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। ये एक नंबर होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, मतलब रेशियो होता है एक तरीके का, ये कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक मतलब डायमेंशन लेस है, इसकी केवल आपको मैथमेटिकल नंबर में वैल्यू मिलेगी रेनॉल्ड्स नंबर की, केवल आपको मैथमेटिकल नंबर मिलेगा। अब ये होता क्या रेनॉल्ड्स नंबर, मैं आपको बताता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर होता है जो बताता है कि पानी का फ्लो कैसा है। जैसे आपने पानी का फ्लो अलग अलग टाइप का देखा होगा, एक बार होता है कि पानी जो होता है बड़े प्यार से फ्लो होता है, कभी कभी आपने देखा होगा आपका नल अगर पूरा भरा हुआ है टंकी, तो पानी बड़ा स्मूथली उससे गिरा करता है, बड़ी मस्त धार बना करके, देखा है ना? यस सर। दूसरा, अगर पानी जो है ख़त्म होने वाला है तो पानी छुक 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 करके आता है, आता है ना। तो मतलब पानी का फ्लो जो होता है अलग अलग तरीके का होता है। तो उसके पानी के फ्लो के टाइप को बताने के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारी फिजिक्स का एक टाइप है, उसमें एक नंबर हम पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। यस सर, समझ गए ना, रेनॉल्ड्स नंबर। ये वही रेनॉल्ड हैं जिन्होंने जो पेन के नाम के आगे जो बॉल पेन आपका आता है रेनॉल्ड का, ये उन्हीं रेनॉल्ड ने ये नंबर दिया था, तो उनके नाम पर ये रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको काफ़ी दिनों बाद। तो ये हो गई डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दो तरीके की क्वांटिटीज़ हमने देखी, एक विद डायमेंशन, एक विदाउट डायमेंशन। एक विद डायमेंशन वाली होती हैं और एक होती हैं विदाउट डायमेंशन वाली। समझ गए ना? यस सर। चलिए अब देखिए, आप अब मेनली आपको जो समझा रहा हूं मैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या है। अब डायमेंशनल एनालिसिस जान लें। लिखिए, यूज ऑफ मेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के मेन यूज़ क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस के मेन यूज़ इनको जानिए। जैसे कि इसका पहला यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस का जो फर्स्ट यूज़ आप कह सकते हो, वो पहला यूज़ है कि आप किसी भी एक फिज़िकल क्वांटिटी को दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। लिखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू द अनदर। ये लिखा हुआ है इसमें, पढ़ दो अक्षत क्या लिखा है। कन्वर्जन, conversion of one system of units into another, for which we use n2 equal to n1 m1 upon m2 to the power a, l1 into l1 upon l2 to the power b into t1 upon t2 to the power c, where m1 l1 t1 are fundamental units on one system, m2 l2 and t2 are fundamental units on the other system. A, b, c are the dimensions of the quantity in mass, length and time. n1 is numerical value of the quantity in one system and n2 is numerical value in the other system. अब समझेंगे। तो पढ़ लिया आपने, इसका यूज़ क्या मैं आपको समझाता हूँ। ये इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप जो है किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बड़े अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, इसका यूज़ है कि कन्वर्ट करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में।
जैसे आप बोलते हो ना कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, आप कहते हो ना 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो आपकी पास क्या फीलिंग है? ये 1 किलोग्राम जो है ये अपना SI यूनिट है, और ये जो 1000 ग्राम है ये आपका CGS यूनिट है। तो ये तो छोटा छोटा काम है। अब बड़े काम की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए आपने कहा सर SI सिस्टम में जो वर्क को नापते हो, तो वर्क को नापने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड 1 जूल। 1 जूल ये SI सिस्टम होता है। और CGS सिस्टम में वर्क को नापने के लिए यूज किया जाता है अर्ग। क्या यूज किया जाता है? अर्ग। अर्ग। तो आप सोचेंगे कि सर 1 जूल में कितने अर्ग होंगे? आप हमें बताइए। दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही हैं, दोनों वर्क की यूनिट है, बट सिस्टम अलग अलग है। एक है 1 जूल और दूसरा है अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये आपको पता लगाना है। तो ये जो पता लगता है ये डायमेंशनल एनालिसिस के सिद्धांतों को उपयोग करते हुए ये हम पता लगा सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का सिद्धांत यूज करके हम इसको पता लगा सकते हैं। अब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कल N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ये मैंने आपको बताया था। अब इस चीज को ध्यान दीजिए अच्छे से, फिर से लिखता हूं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। एक सिस्टम को मान लो आप SI, तो फर्स्ट वाले को मैं SI मान लेता हूं। तो देखिए कितना दिया गया है 1 जूल। कितना दिया गया बेटा? 1 जूल। मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो N की जगह 1। और जूल, जूल मतलब SI सिस्टम। SI सिस्टम में आपको वर्क का यूनिट पता होना चाहिए या एटलीस्ट डायमेंशन पता होना चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला मैं आपको दिलाता हूँ याद। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। होता है कि नहीं होता? क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और मास और एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इनटू एस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो m के लिए डायमेंशन क्या लिखोगे बेटा? m। v के लिए मैंने अभी कराया था मीटर पर सेकेंड, मतलब LT की पावर -1 और एक t नीचे है। और s मतलब क्या हो जाएगा अपने पास? s क्या है? डिस्टेंस मतलब l। तो देखो जी क्या आ गया ध्यान से, m की पावर 1 है, l है 2, तो l का स्क्वायर, और t की पावर -1 है, नीचे से ऊपर जाएगा -2। तो ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ यस सर। तो ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ तो N1 U1, तो यूनिट की जगह मैं लिख सकता हूँ, M1 की पावर 1 L1 की पावर 2 और T1 की पावर -2। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ N2 फाइंड करना है अपन को CGS में फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या कर दो, CGS में मान लो मास है M2 की पावर 1, लेंथ है L2 और T है T2 की पावर -1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। मतलब आपने उसी यूनिट को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक ना। तो यार N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2, नीचे अपॉन में जाएगा बेटा M2 की पावर 1 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -1। ये हो गया। नोट करो इतना। T2 की पावर -2 नहीं आएगी? -2 आएगी यार, गलती से लिख दी है। यस सर। ठीक है ना। और N1 यहाँ 1 है, N1 की जगह 1 है। यस सर। चलो क्लियर हो गया? यस सर। पर ये लिख लिया? यस सर। ओके, अब देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। N2 इक्वल्स टू, ऊपर है M1 क्या सिस्टम है? SI है ना। तो SI में क्या होता है बेटा? 1 किलोग्राम जो यूनिट होती है
1 किलोग्राम का पावर 1 है। फिर क्या है यहाँ पे 1 मीटर की पावर 2 और यहाँ 1 सेकेंड की पावर -2। ये है। नीचे क्या है, नीचे है N2 है, सेकेंड सिस्टम है। U2 मतलब कि कितना है 1 किलोग्राम है। बट यहाँ पे CGS सिस्टम था ना, जो सेकेंड सिस्टम था हमारा वो कौन सा सिस्टम था, CGS था। हमको सर कन्वर्ट करना था जूल को CGS में, तो यहाँ जूल था SI सिस्टम और यहाँ CGS था। तो कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या है 1, तो CGS सेंटीमीटर ग्राम, तो नीचे ग्राम में मापा जाएगा। नीचे यहाँ 1 मीटर नहीं मापा जाएगा, इसका सेंटीमीटर मापा जाएगा। और 1000 ग्राम नहीं लिखेंगे सेकेंड अभी करते हैं ना, तभी तो आगे है वो। -2 सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल कर दो, दोनों सेम है, चाहे SI में चाहे CGS में। N2 अब देखो 1 किलोग्राम है, इसको 1 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम को लिख सकता हूँ मैं 1000 ग्राम और नीचे है 1 ग्राम। इनटू ये है 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की पावर -2 और यहाँ 1 सेंटीमीटर की पावर -2 और इधर तो 1 हो गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी मैं कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो देखिए आपके पास कितना आ गया है, आपके पास आ गया है 1000 है ना, इंटू 100 की पावर -2। तो आपके पास इधर आ चुका है 1000 है ना, और इधर 1 मीटर है, एक यहाँ पे हो गया 1 मीटर और इधर पे 1 मीटर स्क्वायर है बेटा, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, मुझे माइनस नहीं लगा सकता मैं। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ बच्चों, बोलो क्लियर हुआ। हेलो यस सर सर। अपन N2 जहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में लिखा है 1 kg, उसके नीचे जहाँ पे 1 ग्राम लिखा है, उस 1 ग्राम को अपन 1000 ग्राम नहीं लिखेंगे। और नहीं 1 ग्राम 1000 ग्राम थोड़ा ना होगा, 1 किलोग्राम 1000 होगा ना। अच्छा, तो उसको अपन नॉर्मल जो यूनिट होती है उसमें लिखेंगे, तो बाद में भाई कन्वर्ट करेंगे। बड़ा तो किलोग्राम है ना, किलोग्राम जाएगा ना ग्राम में। यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ, तो 1000 ये हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया होल स्क्वायर। तो देखो 10 की 3 जीरो इससे आ गए, और ये क्या है अपने पास 2 जीरो है, तो जो 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बोलो। यस सर, हो जाएंगे। तो कितना आ गया 10 की पावर 7। तो नोट करो कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। तो आंसर आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। So 1 joule equals to 10 की पावर 7 अर्ग। बोलो क्लियर। क्लियर है, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। हाँ यस सर। तो क्या बन गया, मतलब कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है ना, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो क्या कर सकते हो, आपने क्या सीखा। अक्षत माउस साउंड बंद करो, अक्षत मेरा नहीं खुला, मेरा नहीं खुला। अरे आपका है, ओके ओके ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला रूल क्या है भाई कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक काम ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बेटा ये वाले फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा काम क्या है, आप किसी भी फिजिकल रिलेशन की सत्यता चेक कर सकते हो कि कोई फिजिकल रिलेशन सही है कि नहीं है। समझ रहे हो, कोई फिजिकल रिलेशन फिजिक्स का आपको दिया गया है, वो सही बना है कि नहीं बना है, डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन है यार, फॉर एग्जाम्पल S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। बोलो क्लियर, पढ़ा है ना आपने ये इक्वेशन। यस सर, यस सर, यस सर। चलो ये नहीं पढ़ा है तो ये तो जानते होगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
बोलो यस। तीनों पढ़ी हैं। तीनों पढ़े हैं। Yes, sir. तो ये रूल क्या कहता है, और एक और होता है जिसका नाम है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये रूल कहता है कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो, डायमेंशनल कंसेप्ट कहता है, डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट, कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एवरी टर्म शुड हैव द सेम डायमेंशन। तो मैं पकड़ता हूँ जैसे पहले वाले को v इक्वल टू यू प्लस ए टी को, बोलो पकड़ लिया। यस सर। अब मैं चेक करता हूँ डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ ए टी। मैं तीनों डायमेंशन चेक करता हूँ। v का मतलब क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में नापी जाती है, मीटर पर सेकेंड में। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी बच्चों, एल टी की पावर -1 होगी, नहीं होगी? यस सर होगी। Yes, sir. दूसरा v का मतलब, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, तो है तो वेलोसिटी ही ना, तो इसकी भी कितनी होगी, एल टी की पावर -1। ओके। यस सर। यस सर। अब ए टी की डायमेंशन, ए मतलब एक्सेलरेशन, थोड़ा बहुत याद हो तो एक्सेलरेशन को किस में नापते थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यस सर। एक्सेलरेशन को नापते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, मीटर फॉर एल, और सेकेंड स्क्वायर मतलब टी की पावर 2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ, तो एल अपॉन टी की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एल टी की पावर -1। यस सर। तो v की डायमेंशन, u की डायमेंशन, ए टी की डायमेंशन, तीनों क्या सेम आ रही हैं? Yes, sir. हाँ, तीनों सेम आ रही हैं। तो बेटा फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला हो, अगर वो मल्टी स्टेप फॉर्मूला है तो उसके हर टर्म की डायमेंशन इक्वल होंगी, ये कहलाता है दूसरा कंसेप्ट, ठीक ना। तो मतलब क्या है, चेकिंग द डायमेंशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। तो आप इससे जो है कोई भी फिजिकल रिलेशन उसकी डायमेंशन चेक कर सकते, नोट कर लो इसको। ठीक है। यस सर। जो सुनते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसमें और जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें अंतर क्या है? हाँ ये अलग है, ये डायमेंशन अलग है। ये डायमेंशन पावर को रिलेट करता है, और जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है वो मोशन की दुनिया है, उसको अलग से पढ़ेंगे अपन, है। यस, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का कंसेप्ट है, एग्जैक्टली। यस सर। चलिए, तो ये हो गया अपने पास। थर्ड केस की बात करते हैं भाई। थर्ड केस है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो मैं इसको लेटर ऑन थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हुए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कैसे कर सकते हैं, और इसी पर बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन भी आएगा डेरिवेशन ऑफ फार्मूले पर, कि फार्मूले का डेरिवेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। चलो, तो ये हो गया, फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे ये अपन देख लेंगे। अब अगला कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। यहाँ जो मैंने बताया था चेकिंग ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस, तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना को ही कान पकड़ के उल्टे तरीके से बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। लिखो क्वेश्चन, लिखे टॉपिक, राइट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। Write the principle of homogeneity of dimensions. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हर टर्म की डायमेंशंस इक्वल होती हैं, ये कहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अ करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट इज बी होमोजीनियस, दैट इज डायमेंशन ऑफ द ऑल टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, आता है एग्जाम में कि मतलब हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। तो हर टर्म की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। ये कहलाता है भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। पर ये क्लियर है? Yes, sir.
सो इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलते हैं, ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा। आवाज आ रही बच्चों? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो ये कंसेप्ट अपना कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब एक काम करिए, आपको करना क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से आइए। मैंने आपको एक फ़ाइल दी है ग्रुप में, आप लोग ये फाइल ओपन कीजिए। कर ली ओपन? यस सर। ओके, देखिए सबसे पहला टॉपिक है पेज नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटी, देन रेशियो, देन स्केलर क्वांटिटी, देन वेक्टर, देन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, देन इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस, ये सारे के सारे हैं। देन इसके बाद एसआई प्रीफिक्स, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ मास एंड टाइम। तो ये क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जो आज जो चल रहा है ना मेज़रमेंट, वो बिल्कुल ऐसे मेज़रमेंट है जो यूनिवर्सल है। जैसे एग्जांपल 1 सेकंड, आप कहते हो सर 1 सेकंड इतना ही क्यों होता? टिक 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 टिक, 1 सेकंड इतना क्यों नहीं होता है? टिक 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 टिक। अगर 1 सेकंड अपना इतना बड़ा होता ना, जो सेकंड वाला मैंने बताया है, तो मालूम हमारा 1 घंटा जो है ना, वो आज का जितना 1 आवर होता ना, उससे कई गुना बड़ा होता yes, 1 आवर। तो ये जो है ये यूनिवर्सली स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए गए हैं, और इनके साथ छेड़छाड़ करना मतलब दुनिया को एक नए तरीके से शुरू करना। मतलब आप सोचो कि कितना मुश्किल होगा कि आदेश आ जाए रातों रात कि भाई कल से 1 सेकंड जो है 5 सेकंड के इक्वल होगा, सारी घड़ी बेकार हो जाए, समझ गए ना। नई घड़ियाँ बनेंगी सबकी सब, जहाँ पे 5 का कांटा आता है वहाँ पे 1 का कांटा आएगा 1 सेकंड के बाद, समझ गए ना। यस सर। तो ये तो क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सली डिफाइन कर दिए गए हैं, और अब दुनिया के ख़त्म होने तक इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बदलने वाले नहीं हैं। अब जैसे वो लेंथ है, लेंथ जो है, तो लेंथ के लिए क्या है कि उन्होंने एक लेंथ जो है बता दिया उन्होंने कि लेंथ से ज़्यादा अच्छा आप मास से समझो। तो मास को बताने के लिए कि 1 किलोग्राम क्या है, इसके लिए वो जो कल मैंने बताया था ना, जो आपका कहाँ पे है, वेल्स कहाँ पर है, वो पेरिस के पास में जगह है, सेवर। तो सेवर में उनके पास वहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेज़रमेंट एंड वेट में वो वहाँ पे एक रखा है, सिलेंडर रखा है, वो प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ सिलेंडर है। वही स्टैंडर्ड सिलेंडर है प्लेटिनम और इरिडियम का, जो कि 1 किलोग्राम मास का है, वही स्टैंडर्ड है। तो आप देख लो अपने पॉइंट नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 2 जहाँ पे मास लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूँ। द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय kept at the International Bureau of Weight and Measurement defined 1 किलोग्राम। तो कहीं पर वहाँ वेनिस में रखा हुआ है एक सिलेंडर, उसका मास 1 किलोग्राम है, और वो पूरी दुनिया के लिए वो सिलेंडर है। अब उसको प्लेटिनम और इरिडियम का इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें कभी जंग ना लगे, नहीं तो जंग लग जाएगा तो वो या तो भारी हो जाएगा या तो हल्का हो जाएगा, इसलिए उसको प्लेटिनम और इरिडियम का। ऐसे ही मतलब जो टाइम बनाया गया, मालूम वो किसकी प्रॉपर्टी को लेके बनाया गया? टाइम बनाया गया है सनलाइट की प्रॉपर्टी को लेके। जो 1 सेकंड डिफाइन किया गया है उस सनलाइट की प्रॉपर्टी को लेकर डिफाइन किया गया, क्योंकि साइंटिस्ट को पता था कि टाइम खत्म होगा उसके पहले सन खत्म होगा, और सन के खत्म होने के पहले इंसान ही खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी चीज़ पर बनाया है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, कि सुनामी नहीं, महासुनामी 4 बार आ जाए सुनामी, फिर भी जो आज 1 सेकंड है, अगर फिजिक्स पढ़े हुए लिखे हुए 5 लोग भी बच गए अगर दुनिया में, तो वो बता देंगे भैया कि जो सनलाइट से निकालने का फॉर्मूला है 1 सेकंड का, समझ गए ना। यस सर। हाँ, तो ये तरीका है, तो ये पढ़ लीजिएगा प्रैक्टिकल यूनिट। देन उसके बाद डायमेंशन है, होमवर्क लिखिए बच्चों, ये डायमेंशन वाले पूरे आपको करके लाने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए,
जिसमें पहला है टू फाइंड द फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट डायमेंशन निकालने में, ये मैंने बता दिया। सेकेंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी अभी मैंने आपको करवाया है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, यहाँ पे नहीं दिया है। यस सर, है ना। तो कल आप लोग यहाँ तक करके आइएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से अभी करेंगे, काफ़ी कुछ इसमें करना बाकी है। ठीक है बच्चों, चलिए 3 दिन शेड्यूल ये रहेगा कि अभी तो चलो फिजिक्स स्टार्ट करिए, 3 डेज रहेगी